कलिंग का था। कलिंग एक्चुअली में जो चेदी है ना, ये वर्तमान का जो बुंदेलखंड वाला एरिया है, वर्तमान का जो बेटा बुंदेलखंड वाला एरिया है, इसी बुंदेलखंड में ही ना चेदी वंश के लोग रहा करते थे, ठीक है ना। और संभवतः यहीं के लोग ही आगे चलकर कलिंग पहुंच गए। कलिंग का मतलब कहाँ पहुंच गए बेटा? उड़ीसा। कलिंग का मतलब कहाँ पहुंच गए बेटा? उड़ीसा, है ना। और उड़ी कलिंग पहुंचकर इन्होंने अपने नए वंश की स्थापना, इसका नाम था चेदी वंश। कलिंग को उस समय प्राचीन नगर के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। कलिंग को उस समय बेटा प्राचीन नगर के नाम से भी जाना जाता था। कलिंग वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है महामेघवाहन। क्या नाम है बेटा? महामेघवाहन। लगभग 100 बीसी से लेकर 24 बीसी के आसपास तक का ये वंश चलता है। इस वंश का जो संस्थापक बताया हमने आपको, महामेघवाहन। और इस वंश का सबसे महान और जो प्रतापी राजा है उसका नाम है महामेघवाहन। इस वंश का जो सबसे महान और प्रतापी राजा होगा उसका नाम होगा क्या बेटा? खारवेल। क्या नाम होगा बेटा? खारवेल। एक्चुअली में पढ़ना हम लोग को खारवेल के बारे में ही है। कहते हैं खारवेल जब गद्दी पर बैठा, खारवेल जब गद्दी पर बैठा तो इस प्राचीन नगर के, है ना, इस प्राचीन नगर के दोनों किनारों पर बहुत बड़े बड़े महल बनवाए, जिसको हम लोग कहते हैं महाविजय प्रसाद। याद रखिएगा, महाविजय प्रसाद। तो प्राचीन नगर के दोनों किनारों पर, प्राचीन नगर के दोनों किनारों पर महाविजय प्रसाद, महाविजय प्रसाद बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो आपका आंसर आएगा खारवेल को जाता है। जब खारवेल 15 साल का था तब ये गद्दी पर बैठा, है ना। 15 वर्ष की अवस्था में खारवेल को युवराज बना दिया गया था। 24वें वर्ष 15 वर्ष की अवस्था में बनाया गया, है ना, और 9 साल तक ये युवराज बना रहा। और 24वें वर्ष इसका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक होने के बाद इसने टोटल 13 सालों तक शासन किया। लेकिन मात्र 13 साल के शासन में ही इसने इतने बड़े बड़े काम किए, है ना, कि इसकी तुलना बड़े बड़े राजाओं से की जाती है। कहते हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत, पूरी भारत को समेट कर धर दिया था इस कलिंगाधिपति, जिसका नाम है खारवेल। तो खारवेल को उपाधि क्या क्या दी जाती है इसको समझिएगा। खारवेल को क्या क्या कहा जाता है? खारवेल की जो जानकारी है हमको हाथी गुफा लेख से मिलती है, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। खारवेल की जो जानकारी है वो हमको हाथी गुफा लेख से मिलती है। हाथी गुफा लेख में इसको बहुत सारी उपाधियां दी गई, जैसे लेमराज, आर्य महाराज। जो मैं उपाधियां लिख रहा हूं याद रखिएगा, लेमराज, आर्य महाराज, राजर्षि, कलिंगाधिपति। समझिएगा, क्वेश्चन बनता है कि भारत के इतिहास में पहला भारतीय शासक कौन था जिसने महाराज की उपाधि ली थी? याद रखिएगा कि खारवेल पहला राजा था जिसने महाराज की उपाधि ली थी, ठीक है ना। अच्छा, लेमराज, वृद्धराज, भिक्षुराज, वृद्धराज, धर्मराज, भिक्षुराज, ठीक है ना, आर्य महाराज, राजर्षि, महाविजयराज, ठीक है ना, महाविजयराज, भिक्षु सम्राट, भिक्षु सम्राट, है ना। ये सारी उपाधियां किसकी हैं? तो ये सारी उपाधियां खारवेल की हैं। और ये सारी खारवेल की उपाधियां किस अभिलेख से आपको प्राप्त होती है? तो आपका आंसर आएगा हाथी गुफा लेख से। तो खारवेल से पहला क्वेश्चन, है ना, पहला भारतीय शासक, पहला भारतीय शासक जिसने महाराज की उपाधि धारण की। ये जो महाराज था उस समय उत्तर भारत में महाराज नौकरों को कहा जाता था, सामंतों को कहा जाता था। क्लियर है? ठीक है, महाराज की उपाधि, ये पहला क्वेश्चन। तो हमने आपको क्या क्या बताया फिर समझिए। कलिंग का तीसरा सबसे बड़ा वंश होता है चेदी वंश। चेदी वंश की स्थापना महामेघवाहन ने की थी। चेदी वंश उत्तर भारत में वर्तमान का जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वहां पर रहा करता था। संभवतः वहीं से कोई व्यक्ति गया और कलिंग में उसने एक नए चेदी वंश की स्थापना करी। इस वंश का महान और प्रतापी राजा था खारवेल। खारवेल की जानकारी हमको हाथी गुफा लेख से प्राप्त होती है। हाथी गुफा लेख उड़ीसा के गंजाम में, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो खारवेल जो था वो 15 वर्ष की अवस्था में युवराज बना। 9 साल तक उसने युवराज बनकर पदभार संभाला और 24वें वर्ष इसका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के बाद 13 वर्ष तक इसने टोटल शासन किया, है ना। 13 वर्ष तक इसने टोटल क्या किया बेटा? शासन किया। अगर हम लोग खारवेल के विवाह की बात करें, यदि हम लोग खारवेल के विवाह की बात करें तो हमको इसकी कई सारी पत्नियों के नाम मिलते हैं, हाँ? लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा है समझिएगा। खारवेल का विवाह ललार्क वंशीय हत्ती सिंह की कन्या से हुआ। और ये हत्ती सिंह की जो कन्या है इसका नाम नहीं मिलता कहीं पर, ठीक है ना। खारवेल का विवाह ललार्क वंशीय हत्ती सिंह की कन्या से हुआ। यही इसकी पटरानी या मेन रानी बनी थी, है ना। और इसी रानी ने मंचपुरी गुहा लेख लिखवाया था। मंचपुरी गुहा लेख लिखवाया था। मंचपुरी कहां पर था भी बताऊंगा, है ना। उसी की रानी ने मंचपुरी गुहा लेख लिखवाया था। इतिहासकार केपी जायसवाल कहते हैं, कौन बेटा? इतिहासकार केपी जायसवाल कहते हैं कि हाथी गुफा लेख की जो 7वीं पंक्ति है, हाथी गुफा लेख की जो 7वीं पंक्ति है उसमें इसकी पत्नियों के बारे में पता चलता है। बात समझ आ रही है? जैसे 7वीं पंक्ति में एक पत्नी इसकी मिलती है, इसका नाम होता है धुसिता। क्या होता है बेटा? धुसिता। और धुसिता किस कुल की होती है? तो आपका आंसर आएगा वज्रधर कुल की। हाथी गुफा लेख की 15वीं पंक्ति में एक और इसकी पत्नी मिलती है जिसका नाम होता है सिंधुला। क्या नाम होता है बेटा? सिंधुला। याद रहेगा, क्या नाम होता है? सिंधुला। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, तो हमने आपको क्या बताया कि जो विवाह, सबसे पहला विवाह मानते हैं तो किससे बेटा? ललार्क वंशीय हत्ती सिंह की पुत्री से। ललार्क, इतना कोई पढ़ाएगा नहीं आपको। हत्ती सिंह की कन्या से इसने
मंचपुरी गुहा लेख बनवाया या लिखवाया? हाथी गुफा लेख की जो 7वीं पंक्ति है, इसमें इसकी पत्नी दूषिता का नाम मिलता है और दूषिता के पुत्रवती होने का भी पता चलता है कि इसके एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, खारवेल को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। यानी खारवेल को 7वें वर्ष, खारवेल को 7वें वर्ष वैसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी, अपने शासन काल के 7वें वर्ष पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और पुत्र प्राप्ति का पता में हाथी गुफा लेख की 7वीं पंक्ति चलता है। ये इसकी पत्नी है और इसके कुल का नाम पूछा गया है IAS के पेपर में, तो वज्रधर कुल की थी, ठीक है ना। 15वीं पंक्ति से इसकी दूसरी अलग पत्नी का नाम पता चलता है, इसका नाम होता है क्या बेटा? इसका नाम हो गया दुष्टा, अगला हो गया सिंधुला। क्या बेटा? सिंधुला, याद रहेगा, ठीक है ना। तो 15वीं पंक्ति से हाथी गुफा लेख की 15वीं पंक्ति से हमें इसकी अन्य पत्नी सिंधुला का पता चलता है, 7वीं पंक्ति से हमें दुष्टा का पता चलता है, जबकि पहला विवाह इसका ललार्क वंशी है, हत्ती सिंह की कन्या से इसका मंचपुरी गुहा लेख है, ठीक है ना। इसका क्या बेटा? मंचपुरी गुहा लेख है। इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है। खारवेल महामेघवाहन का क्या था बेटा? पोता था। खारवेल जो था वो महामेघवाहन का पौत्र था। बात समझ आई? क्लियर है? तो पेपर क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि खारवेल के राज्याभिषेक के बाद वो कितने वर्ष तक शासन किया था? तो 13 वर्ष तक। युवराज के रूप में कितने वर्ष तक शासन किया था? तो आपका आंसर आएगा 9 वर्ष तक। जब वो युवराज के पद पर था उसने सभी, है ना, जैसे गणित, रूप शास्त्र, मुद्रा शास्त्र, पत्राचार, लेखन शास्त्र, है ना, ये सारी चीजों में जितने शास्त्रीय चीजें थी वो सारी खारवेल ने पहले से ही पढ़ रखी थी। बात क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ी सी क्या पूरी बात करेंगे हाथी गुफा लेख पर। हेडिंग पड़ेगी आप लोग की हाथी गुफा लेख। जल्दी बेटा हेडिंग डाल लीजिए, हाथी गुफा लेख। सबसे पहला क्वेश्चन कि हाथी गुफा लेख किसका है? तो खारवेल का है। हाथी गुफा लेख की खोज किसने की थी? तो बिशप स्टर्लिंग ने की थी। याद रखिएगा, हाथी गुफा लेख की खोज किसने की थी? तो बिशप स्टर्लिंग ने की थी। और इसको सबसे पहले पढ़ा किसने था? तो आपका आंसर आएगा जेम्स प्रिंसेप ने। लेकिन जेम्स प्रिंसेप ने जो पढ़ा था वो पूर्णतः गलत साबित हुआ। तो आगे चलकर 1877 में, 1877 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने और 1885 में भगवान लाल इंद्रजी ने हाथी गुफा लेख को सही से पढ़ा और यह पता चला कि हाथी गुफा लेख खारवेल का है, क्योंकि खारवेल को पहले जेम्स प्रिंसेप सही से पढ़ नहीं पाया था। हाथी गुफा लेख की जो भाषा है वो है प्राकृत, लिपि जो है वो है ब्राह्मी। टोटल लाइनें इस हाथी गुफा लेख में टोटल 17 लाइनें, 17 पंक्तियां हैं, 17 पंक्तियां हैं। लेकिन हाथी गुफा लेख किसने लिखा है ये किसी को नहीं पता चला अभी तक। किसका है? खारवेल का है, लेकिन लिखा किसने है ये नहीं पता चला। बात समझ आई बेटा? क्लियर है? समझ आ रही? वेरी गुड। तो हाथी गुफा लेख से क्वेश्चन क्या क्या बने मैंने आपको बताया। खारवेल से क्वेश्चन बनता है कि गद्दी पर बैठने के बाद पहले वर्ष उसने क्या किया, दूसरे वर्ष क्या किया, तीसरे वर्ष क्या किया, चौथे वर्ष क्या किया। तो ऐसे 1 बाय 1 करके आपको लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है ना, क्योंकि मेंस की आंसर राइटिंग यहाँ पे होगी आपकी। यहाँ पर आपको चेदी वंश या हाथी गुफा लेख या कलिंगाधिपति के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है ना, तो आपको मेंस की राइटिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर। चलिए, तो हाथी गुफा लेख हमने आपको क्या बताया बेटा? हाथी गुफा लेख की अगर आपसे भाषा पूछेगा तो आपका आंसर आएगा सर प्राकृत, लिपि पूछेगा तो आपका आंसर आएगा सर ब्राह्मी, खोज पूछेगा तो आपका आंसर आएगा बिशप स्टर्लिंग, बिशप स्टर्लिंग। अगर पढ़ा पूछेगा किसने तो जेम्स प्रिंसेप, अशुद्ध वाचन, आगे चलकर 1877 अलेक्जेंडर कनिंघम, फिर 1885 भगवान लाल इंद्रजी। इन दोनों का शुद्ध वाचन। चलिए, आई होप यहां तक आपको बात समझ में आई। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? अच्छा, अब ये जो हाथी गुफा लेख है ये कहाँ स्थित है? स्थिति उड़ीसा का पुरी जिला, उड़ीसा का पुरी जिला। लेकिन जो हाथी गुफा लेख है ना, यानी कि कोई गुफा होगी उसको हाथी गुफा नाम दिया गया होगा। अरे हाँ कि ना? और जो गुफाएं होती है वो पहाड़ियों को काट कर बनाई जाती हैं। अरे हाँ कि ना? तो पहाड़ियों को काट कर जो गुफाएं बनाई जाती हैं, तो खारवेल ने 2 पहाड़ियों को कटवाया था। खारवेल ने बेटा 2 पहाड़ियों को कटवाया था, एक था उदयगिरी की पहाड़ी और एक था खंडगिरी की पहाड़ी। बात समझ आ रही है? तो उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ियों पर गुफा संख्या 14 है हाथी गुफा लेख, ठीक है ना। उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ियों को काटकर गुफाएं बनवाई गई थी और हाथी गुफा लेख 14वां गुफा लेख है। उदयगिरी खंडगिरी की जो गुफाएं हैं टोटल, उसमें से बहुत सारी गुफाएं पे बताई जाएगी। उदयगिरी की कौन कौन सी गुफा है, गांधी की गुफा, खंडगिरी की कौन कौन सी गुफा, अनंतपुर की गुफा बताई जाएगी भी, है ना। तो 14वां, ठीक है। तो हाथी गुफा लेख जो है बेटा वो 14वां लेख है उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ियों का। डन। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी किसकी बात करी? अभी हम लोगों ने बात करी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन खारवेल का लिया। दूसरी क्या बात करी? हाथी गुफा लेख किसका है, भाषा क्या है, क्या कैसा इसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में बात करी। अब हम लोग बात करेंगे कि खारवेल ने क्या क्या किया, ठीक है ना, या चेदी वंश की महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है। सबसे पहले इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, महापद्म नंद जब बेटा हमने आपको पढ़ाया था तो विश्वास याद कराया था हमने आपको कि महापद्म नंद ने हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि महापद्म नंद ने कलिंग को लूटा था और कलिंग को लूटकर यहाँ से जैन धर्म की मूर्ति, जैन धर्म के गुरु जिनसेन की मूर्ति चुरा कर ले गया था और नहरों का निर्माण करवाया था। ये मैंने बात बताई थी आपको,
क्लियर है? अच्छा, लेकिन अब क्या बताने जा रहा है समझिएगा। नहरों का निर्माण किसने याद करवाया था? महापद्म नंद ने। और जैन धर्म की मूर्ति जिनसेन को कौन उठा ले गया था? महापद्म नंद। तो ये दोनों चीजें, ये नहर तो यहीं रह गई, लेकिन जिनसेन की मूर्ति कहां पहुंच गई? मगध पहुंच गई। बात समझ आ रही है? क्लियर है? अच्छा, अब हाथी गुफा लेख से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बता समझिएगा। हाथी गुफा लेख से पता चलता है कि महापद्म नंद ने यहाँ पर कलिंग पर हमला किया था, एक नहर का निर्माण करवाया था, जिनसेन की मूर्ति चुरा कर ले गया था। जैन भिक्षुओं को गांव दान दिए जाने का उल्लेख करने वाला सबसे प्राचीन अभिलेख, जैन भिक्षुओं को, याद रखिएगा, जैन भिक्षुओं को गांव दान करने वाला सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो आपका आंसर आएगा हाथी गुफा लेख। ठीक है ना? बात समझ आ रही है? वेरी गुड। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इस अभिलेख का प्रारंभ कहां से होता है, तो इस अभिलेख का प्रारंभ है ना जैन धर्म से होता है, या जैन की उपासना से होता है। और जैन जो शब्द है यहाँ पर हाथी गुफा लेख में उनको आहर्त और सिद्ध कहा गया है। क्या कहा गया बेटा? आहर्त और सिद्ध कहा गया है। लिख लिया? पहला पॉइंट लिखो जल्दी से। हाथी गुफा लेख में विशेषताएं लिखो कि हाथी गुफा लेख से ही पता चलता है कि महापद्म नंद ने कलिंग पर हमला किया, यहाँ से जिनसेन की मूर्ति चुरा ले गया, यहाँ पर एक नहर खुदवाई। अगला, जैन भिक्षुओं को गांव दान दिए जाने का उल्लेख करने वाला सबसे प्राचीन अभिलेख हाथी गुफा लेख है। इस अभिलेख का प्रारंभ जैनों की उपासना से ही होता है। जैनों को इसमें आहर्त और सिद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? अच्छा, हाथी गुफा लेख ही सबसे पुराना अभिलेख है जिससे पता चलता है कि युद्ध में जहाजों का प्रयोग होता था। दूसरा पॉइंट लिखो, यही सबसे पुराना अभिलेख है जिससे पता चलता है कि युद्ध में जहाजों का प्रयोग होता था। ठीक है? भारतवर्ष और महाराज की उपाधि का उल्लेख, भारतवर्ष और महाराज की उपाधि का उल्लेख सर्वप्रथम इसी अभिलेख में हुआ है। अगला क्वेश्चन, अगला लिखो, अगला पॉइंट। यही पहला अभिलेख है जो राजा मुरिय के काल के विषय में जानकारी देता है, साथ ही बताता है कि यहाँ पर जनगणना भी हुआ करती थी, क्योंकि इसी अभिलेख में बताया गया कि कलिंग की जनसंख्या 35 लाख थी। तो यही पहला अभिलेख है जो राजा मुरिय, दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा मुरिय, हाथी गुफा लेख की पहला अभिलेख है जहां से राजा मुरी के काल का पता चलता है, प्लस जनगणना का पता चलता है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या या कलिंग की जनसंख्या 35 लाख बताई गई है। ठीक है? कलिंग में जितना भी बिल्डिंग बनाई गई, जितने भी स्थापत्य कला का विकास किया गया, जितने भी बिल्डिंगें बनाई गई, इमारतें बनवाई गई, उन सब का ब्यौरा, कितना किसमें खर्चा आया, ये सब ब्यौरा आपको हाथी गुफा लेख से मिल जाएगा। यानी स्थापत्य गतिविधियों पर हुए व्यय की सूचना हमको हाथी गुफा लेख से मिलती है। क्लियर है? डन? चलिए अगला पॉइंट देखो, खारवेल की विजय का पता। खारवेल ने जो पहला हमला था वो दूसरे साल किया था, राज्याभिषेक के दूसरे साल। तो खारवेल की विजय का पता या खारवेल का जो प्रथम अभियान था वो शासन काल के दूसरे वर्ष हुआ, और इसने पहला हमला आंध्र सातवाहन के प्रसिद्ध असिक नगर पर किया था। सातवाहन के प्रसिद्ध असिक नगर पर किया था। इसने अंतिम हमला अपने शासनकाल के 12वें वर्ष पांड्य देश पर किया था। पांड्य देश कह सकते हो या पांड्य देश कह सकते हो। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि खारवेल ने अपना पहला हमला शासनकाल के किस वर्ष किया था, तो पहला हमला दूसरे वर्ष किया था और अंतिम हमला 12वें वर्ष किया था। पहला हमला सातवाहनों पर किया था और अंतिम हमला पांड्य देश पर किया था। बात समझ आ रही है? क्लियर है? अच्छा, हाथी गुफा लेख में खारवेल को गंधर्व वेद का ज्ञाता कहते हैं। गंधर्व वेद का मतलब है शाम वेद का ज्ञाता कहते हैं। कहा जाता है इसने 64 प्रकार के वाद्य यंत्र बनाए और 64 प्रकार के वाद्य यंत्र बना के 64 प्रकार की अलग अलग ध्वनियां भी निकाली। याद रहेगा? इसका अर्थ है कि इसको हम लोग समुद्रगुप्त की तरह देख सकते हैं। देख सकते हैं कि समुद्रगुप्त को हम लोग समुद्रगुप्त ने सिक्कों पर वीणा बजाते दिखाया था, अरे हाँ कि ना, और समुद्रगुप्त से भी आगे निकल गया। तो 64 प्रकार के वाद्य यंत्र बनाए और 64 प्रकार की अलग अलग ध्वनियां निकाली, इसलिए इसको गंधर्व वेद का ज्ञाता भी कह सकते हैं हम लोग। डन है बेटा? डन? अच्छा, हाथी गुफा लेख में खारवेल को बचपन से ही वर्धमान कहा गया है। वर्धमान मतलब महावीर स्वामी कहा गया है। और लड़ाई के बारे में बताया जाए तो इसको वेनपुत्रु कहा गया है। वेनपुत्र का मतलब होता है पृथ्वी या पृथु, वो युद्ध का विजेता। ठीक है ना? अगर युद्ध के बारे में बताया जाए तो हाथी गुफा लेख में खारवेल को युद्ध के रूप में वेनपुत्र कहते हैं, और जबकि दिमाग और स्वाभिकता के रूप में इसको वर्धमान या महावीर स्वामी के रूप में देखा जाता है। समझ में आ गया बेटा? ये हाथी गुफा लेख है। ये क्या है बेटा? ये आपका हाथी गुफा लेख के बारे में सारी चीजें बताई। अब जब ये 24वें वर्ष गद्दी पर बैठेगा, तो गद्दी पर बैठने के बाद इसने पहले वर्ष क्या किया, दूसरे वर्ष क्या किया, तीसरे वर्ष क्या किया, इस बात का पता भी हमको हाथी गुफा लेख से ही चलेगा, वो बात अलग है। तो हाथी गुफा लेख में कुल कितनी पंक्तियां हैं? 17 पंक्तियां हैं। बताया हमने आपको हाथी गुफा लेख में कुल पंक्ति की संख्या कितनी है? तो हाथी गुफा लेख में कुल पंक्ति की संख्या है 17। ठीक है? धन्यवाद ज्योति जी, पूजा ठाकुर। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार मैं फिर बोल दूं बेटा, अगर आपसे कहा जाए हाथी गुफा लेख के बारे में बताइए, तो हाथी गुफा लेख के बारे में आप क्या बताओगे? इससे ज्यादा कोई नहीं बता पाएगा बेटा। हाथी गुफा लेख किसका है? खारवेल का है। कहाँ स्थिति है? उड़ीसा के पुरी जिले में। हाँ, हाथी गुफा लेख से क्या क्या पता चलता है? हाथी गुफा लेख की भाषा क्या है? प्राकृत लिपि क्या है? ब्राह्मी खोज किसने की थी? बिशप स्टर्लिंग ने पढ़ा किसके साथ? जेम्स जिससे लेकर पढ़ नहीं पाया था, तो 1877 में कनिंघम ने, 1885 में भगवान लाल इंद्र जी ने इसको पढ़ के बताया, कहा कि खारवेल का ये लेख, इसमें कुल कितनी पंक्तियां? 17। खारवेल ने उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ियों को कटवाकर कई सारी गुफाएं बनवाई थी, उसमें जो 14वां गुफा थी वो थी हाथी गुफा। हाथी गुफा लेख से हमको इतनी सारी जानकारी मिलती है। हाथी गुफा लेख से क्या क्या जानकारी मिलती है कि
महापद्म नंद ने यहाँ पर हमला किया था, नहर बनवाई थी जिनसे इनकी मूर्ति चुरा कर ले गया था। यहीं से पता चलता है कि जैन बच्चों को भी गांव दान में दिए जाने का सबसे पहले पता भी हमको यहीं से चलता है। भारतवर्ष और महाराज की उपाधि का पता यही चलता है। राजा मूरी के काल का पता, जनगणना का पता, कलिंग की जनसंख्या 35 लाख थी। खारवेल ने पहली विजय या पहला हमला अपने शासनकाल के दूसरे वर्ष सातवाहन पर और अंतिम हमला पांड्य देश पर 12वें वर्ष किया था। युद्ध में जहाजों का प्रयोग किया जाता था, इस बात का पता भी सबसे पहले हाथी गुफा लेख से ही चलता है। गंधर्व वेद का ज्ञाता कहते हैं 64 प्रकार की दुनिया निकाली थी, 64 प्रकार के वाद्य यंत्र बनाए थे, है ना। स्वभाव से इसको वर्धमान और विजय के रूप में इसको क्या कहते हैं बेटा, विजय के रूप में इसको वेन पुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये हाथी गुफा लेख के 10-12 पॉइंट थे जो इंपॉर्टेंट थे। अब हम लोग लिखेंगे, अब हेडिंग पड़ेगी हम लोगों की कि खारवेल हेडिंग पड़ेगी 24वें वर्ष राज्याभिषेक के बाद प्रत्येक वर्ष का विवरण। 24वें वर्ष राज्याभिषेक के बाद उसके शासनकाल के प्रत्येक वर्ष का विवरण। तो नंबर 1 लिखेंगे पहला वर्ष। मैं बोल दे रहा हूं बेटा, लिख लीजिए पहला वर्ष लिखिए, बोलूं। देखिए पहला वर्ष, जब खारवेल पृथ्वी पर बैठा था तो उस समय बहुत भयंकर तूफान आया और उस तूफान में कलिंग तहस नहस हो गया। तो जब ये गद्दी पर बैठा तो प्रथम वर्ष इसने जो तूफान से सारा कलिंग साम्राज्य खत्म हो गया था, विध्वंस हो गया था, उसकी मरम्मत करवाई। 35 लाख मुद्रा खर्च करी, या 35 लाख रुपया कह सकते हैं वर्तमान में, 35 लाख मुद्रा खर्च करी। 35 लाख मुद्रा खर्च करने के बाद 35 लाख रुपए और प्रजा को दिए और उनका मनोरंजन किया। देखिए जब तक इमारतें बन रही हैं तब तक तुम हमसे बातचीत कर लो। तो पहले वर्ष इसने जो इमारतें ढह गई थी तूफान आने से उसको बनवाया और 35 लाख प्रजा के मनोरंजन पर खर्च किया, उनसे वार्तालाप करी। तो गद्दी पर बैठकर पहला साल तो ये किया। दूसरे साल क्या किया, अब जब लोगों से बातचीत हो गई तो दूसरे साल हमला करेगा, सिंपल सी बात है। तो दूसरे साल इसने आंध्र सातवाहन वंश के नगर आसिक नगर, जिसको ऋषिक नगर या मूसिक नगर के नाम से भी जाना जाता था, वहां पर हमला किया। उस समय आंध्र सातवाहन वंश का जो राजा था वो था सातकर्णी प्रथम। क्या था बेटा, सातकर्णी प्रथम। क्वेश्चन बनता है कि कलिंग नरेश खारवेल ने जब आसिक नगर या मूसिक नगर या ऋषिक नगर पर हमला किया, या सातवाहन वंश या सातकर्णी प्रथम पर जब हमला किया था, तो इसकी सहायता, खारवेल की सहायता किसने की थी? तो आपका आंसर आएगा कश्यप क्षत्रियों ने की थी। किसने बेटा? कश्यप क्षत्रियों ने की थी। कश्यप क्षत्रियों ने सहायता की थी खारवेल की, और कृष्णा और वेन गंगा नदी को पार करके ये आंध्र सातवाहन साम्राज्य में पहुंच गए थे। ये था दूसरा वर्ष। क्लियर है बेटा? वेरी गुड। जब जीत गया ये तो तीसरे साल क्या किया? तीसरे साल ने फिर से उत्सव मनाया अपनी राजधानी कलिंग में, या कह सकते हो कि तोसली में, है ना। इसने अपनी राजधानी कलिंग या तोसली में क्या किया कि संगीत बजाया, डांस किया, नृत्य किया, है ना, और जनता के साथ भारी उत्सव मनाया। तो तीसरा साल ये हो गया। चौथा वर्ष क्या हुआ? फिर से लड़ाई करेगा। चौथे वर्ष इसने बरार का पड़ता है महाराष्ट्र, बरार के भोजकों और खानदेश का पड़ता है महाराष्ट्र का अहमदनगर, है ना। तो चौथे वर्ष इसने बरार के भोजकों और खानदेश के रथिकों को हराया। याद रखिएगा कि इसने चौथे वर्ष क्या किया? बरार के भोजकों और खानदेश यानी अहमदनगर के रथिकों को हराया। क्लियर है? रटिकों और भोजकों का जो उल्लेख है वो अशोक के अभिलेखों में भी हो चुका है, मैंने बताया भी देगा आपको। चौथे वर्ष में ही, है ना, खारवेल को एक प्रसिद्ध जैन मुनि मिला जिसका नाम था विद्याधर। क्या नाम था बेटा? विद्याधर। पेपर में आया कि बताइए खारवेल ने जैन धर्म अपनाया था किसके कहने पर? तो जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, तो खारवेल ने जो जैन धर्म था वो विद्याधर के कहने पर अपनाया था, और विद्याधर खारवेल के दरबार में ही निवास करता था। तो ये हो गया चौथा। ठीक है ना? वेरी गुड। अगला पांचवा वर्ष, महापद्म नंद ने जो कलिंग में नहर खुदवाई थी, है ना, उस नहर को ये अपनी राजधानी तोसली तक ले आया था। कलिंग में जो महापद्म नंद ने नहर खुदवाई थी उस नहर को इसने बढ़वाया और राजधानी तोसली तक, तोसली या तंसुली भी कह सकते हो, यहां तक ले आया था। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? रहा कि ना? वेरी गुड। तो 5 साल हो गया। अब छठे वर्ष आते हैं, देखो जल्दी से। छठवें वर्ष, खारवेल ने सभी गांव वालों के, सभी नगर वालों के जितने भी टैक्स हुआ करते थे, छठे वर्ष याद रखेगा, छठे वर्ष इसने क्या किया कि छठे वर्ष इसने लाखों रुपए के बराबर जितना भी कर था गांव वालों और नगर वालों का वो सब माफ कर दिया था। ठीक है ना? तो ग्रामों और नगरों के निवासियों पर जो लाखों रुपए का टैक्स लगा हुआ था जो वो नहीं भर पाए थे, छठवें वर्ष इसने इन सभी को माफ कर दिया। 7वें वर्ष खारवेल को अपनी पत्नी वसुधी से क्या प्राप्त हुई? एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम नहीं मिलता, वो बात अलग है। अबे नहीं। 8वें वर्ष के बारे में बताते हैं। 8वें वर्ष इसने अपनी सेना उठाई और बराबर की पहाड़ियों पर चला गया। बराबर की पहाड़ी मतलब कि बिहार वाली, बराबर की पहाड़ी पर चला गया। बराबर की पहाड़ी पर जो यवन राजा था दिमित बोलते रहे फिर से, दिमित। ठीक है ना? याद रखिए बेटा। 8वें वर्ष कलिंग नरेश खारवेल ने अपनी सेना बराबर की पहाड़ियों पर ले गया और वहां पे यवन के राजा दिमिति को हराया। दिमिति को कहां पर हराया? राजगृह में हराया। ठीक है ना? दिमिति हारा और मथुरा भाग गया। दिमिति हारा और कहां भाग गया बेटा? मथुरा भाग गया। क्लियर है? समझ में आ गया? वेरी गुड। अब आते हैं 9वें वर्ष। 9वें वर्ष में लिखो, इसने जय परिहार नाम का गांव, अपने यहाँ कलिंग में जय परिहार नाम का गांव ब्राह्मणों को दान दे दिया। जय परिहार नाम का गांव ब्राह्मणों को दान दे दिया। और उत्तर भारत की विजय के बाद इतना ही खुश हुआ कि
कि इसने बताया था हमने प्राचीन नगर के दोनों किनारों पर महाविजय प्रसाद बनवाया था और महाविजय प्रसाद की जो कीमत थी, एक की कीमत 38 लाख थी। कितनी थी? 38 लाख। बात समझ आ रही है? ठीक है ना? तो 38 लाख रुपए में, रुपए आप लोग समय जो सिक्का चल रहे थे, 38 लाख मुद्रा में इसने महाविजय प्रसाद बनवाया। साथ ही साथ इसने सोने का कल्प वृक्ष दान दिया। कल्प वृक्ष मतलब होता है नारियल का पेड़, है ना? 90 वर्षीय इसने ब्राह्मणों को कल्प वृक्ष दान में दिया। कल्प वृक्ष के जो पत्ते थे वो भी सोने के बने हुए थे। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? वेरी गुड। तो ये हो गया नवा वर्ष। 10वें वर्ष लिखो। 10वें वर्ष इसने भारत वर्ष पर हमला किया। शासन काल के 10वें वर्ष इसने भारत वर्ष पर हमला किया था। अब ये भारत वर्ष समझ रहे हो? ये भारत वर्ष मगध और मथुरा के बीच का एरिया कहलाता था, याद रखेगा, ना कि संपूर्ण भारत महाद्वीप। ठीक है ना? तो 10वें वर्ष इसने क्या किया, है ना, भारत वर्ष पर हमला किया। उस भारत वर्ष को उस समय भरत वर्ष के नाम से जाना जाता था। भारतवर्ष, भारतवर्ष, ठीक है ना? तो शासन काल के 10वें वर्ष ने भारतवर्ष या भारतवर्ष पर हमला किया। ये जो भारतवर्ष था ये मगध और मथुरा के बीच का एरिया था, क्योंकि यवन का राजा दिमिति भाग गया था ना उसको पकड़ने के लिए। क्लियर है? ठीक है बेटा? वेरी गुड। चलिए, तो ये हो गया आपका 10वां वर्ष। 11वें वर्ष लिखो बेटा। 1300 वर्ष पुराने, संगम साहित्य की बात की जाए तो 1300 वर्ष पुराने चोल चेर पांड्या, है ना? तो 11वें वर्ष ने क्या किया कि 1300 साल पुराने तमिल संघ का खंडन किया। चेन्नई के आसपास एक जगह मिलती है पिथुंड, है ना, या पिथुंड या पिथुंड, पिथुंड या फिर कहीं कहीं मिलेगा आपको पिथुंड। ठीक है ना? याद रखिएगा। 11वें वर्ष ने क्या किया, तमिल संघों चोल चेर पांड्या का भेदन किया और पिथुंड नाम के स्थान पर गधों से हल चलवाया था। पिथुंड नामक स्थान पर इसने गधों से हल चलवाया था। क्लियर रहेगा बेटा? पक्की बात है? वेरी गुड। गधों से हल चलवाने के बाद इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध मुनि केतु भद्र की प्रतिमा का जुलूस निकलवाया था। समझ में आ गया? क्लियर है? तो 11वें वर्ष इसने क्या किया, चोल चेर पांड्या में तमिल संघ का भेदन किया, पिथुंड में गधों से हल चलवाया और केतु भद्र की प्रतिमा का जुलूस निकलवाया। बात समझ आ रही? पक्की बात? वेरी गुड। तो ये हो गया 11वां वर्ष। अब आते हैं 12वें वर्ष पे। 12वें वर्ष में इसने अपने साम्राज्य को दो भागों में बांटा, मतलब 2 अभियान किए। 12वें वर्ष में इसने 2 अभियान किए, एक नॉर्थ इंडिया का और एक साउथ इंडिया का। ठीक है, याद रखिएगा। 12वें वर्ष इसने 2 अभियान किए, पहला उत्तर भारत पर और दूसरा दक्षिण भारत पर। सबसे पहले इसने मगध के शासक बृहस्पति मित्र को हराया। सबसे पहला क्वेश्चन, उत्तर भारत में शासनकाल के 12वें वर्ष इसने मगध के शासक बृहस्पति मित्र को हराया, उससे अपने पैर छुआए। कहा जाता है खारवेल ने बृहस्पति मित्र को हराने के बाद बचे हुए लोग उसके खिलाफ सर न उठाएं, इसलिए दूसरी बार इसने फालतू में हमला किया। मतलब खारवेल ने मगध पर 2 बार हमला किया था। खारवेल ने क्या किया बेटा, मगध पर 2 बार हमला किया। और एक तो वो मगध में जो राजगृह था दमिति, उस पर तो हमला किया ही किया था। ठीक है ना? तो खारवेल ने मगध पर 2 बार हमला किया था। बात समझ आई है? क्लियर है? और दोनों बार पराजित होने वाला, यहाँ पर दोनों बार पराजित होने वाला राजा कौन था? पुष्यमित्र शुंग। बेटा हमने बताया था, एक बार नहीं बताया था? शुंग वंश पढ़ाया था, पता नहीं बताया था? कुछ इतिहासकार नहीं मानते इस बात को। ठीक है ना? तो बताना है आपको। कलिंग ने, खारवेल ने शासनकाल के 12वें वर्ष उत्तर भारत पर पहला हमला मगध के शासक पर किया। उसमें मगध का सेनापति या शासक बृहस्पति मित्र था, उसको हराया। इसके बाद अगला हमला इसने पुष्यमित्र शुंग पर किया और फिर से पुष्यमित्र शुंग पर किया। बात क्लियर है? डन? वेरी गुड। अब सुनिएगा, महापद्मनंद जब मगध पर गद्दी पर बैठा था तो जिनसेन की मूर्ति चुरा लाया था। इससे पूछा गया कलिंग से कि खारवेल से कि तुमने उत्तर भारत पर मगध पर 2 बार हमला क्यों किया? कहा पहला हमला था इनको हराने के लिए, दूसरा हमला था कि जो इनके पीछे लोग हैं वो मुंह ना उठाएं और अपनी मूर्ति, जिनसेन की मूर्ति को वापस लाने के लिए। तो हाथी गोपाल से पता चलता है कि शासनकाल के 12वें वर्ष ने पुष्यमित्र शुंग को 2 बार हराया और जो जिनसेन की मूर्ति महापद्मनंद ले गया था उसको वापस ले आया। ठीक है? इसके अंतिम जो हमला था शासनकाल के 12वें वर्ष ने दक्षिण भारत पर ही किया। कहां पर किया बेटा? पांड्य देश पर। पांड्य देश पर। ठीक है ना? पांड्य देश ने इसकी अधीनता स्वीकार करी और बहुत सारे हीरे और मणियों को उपहार में दिया कि यहाँ से बच जाओ। ठीक है? तो ये हो गए शासनकाल के टोटल 12 वर्ष। अब क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि इसने 12 वर्ष होगा ना, अभी मैं आपको शासनकाल का 13वां वर्ष बताता हूँ, क्योंकि इसने शासनकाल के 13वें वर्ष उदयगिरी और खंडगिरी में गुफाओं का निर्माण करवाया था। उदयगिरी और खंडगिरी में गुफाओं का निर्माण करवाया था। लेकिन इसके पहले समझिएगा कि पेपर में क्वेश्चन बनना कि बताइए कि खारवेल ने 13 वर्षों तक शासन किया। खारवेल ने 13 वर्षों तक शासन किया, तो 13 वर्षों में कौन कौन से वर्ष इसने जनता के कार्य में लगाए और कौन कौन से वर्ष इसने, है ना, प्रदेशों को जीतने में लगाया। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, 2 4 4 4 8 8 2 10 10 11 और 12। याद रखिएगा, शासनकाल का दूसरा वर्ष, चौथा वर्ष, 8वां वर्ष, 10वां वर्ष, 11वां वर्ष और 12वां वर्ष खारवेल ने सैन्य विजय मतलब प्रदेशों को जीतने में लगाया। 1 3 5 7 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये क्या है? जनहित कार्यों में लगाया। याद रहेगा। तो शासन काल का पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 6वां, 9वां, 13वां ये वर्ष जनहित कार्य में लगाए थे इसने, और दूसरा, चौथा, 8वां, 10वां, 11वां, 12वां साल इसने अपना सैन्य विजय में लगाया था या सैन्य अभियान में लगाया था। ठीक है, अब आते हैं शासन काल का 13वां वर्ष। तो यहां तक अगर आपको सारी बातें क्लियर हो तो फटाफट से सर बोलो।
बेटा ये क्लास जो है वो एक दिन छोड़कर एक दिन होती है, मतलब 135 मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, है ना। आज क्या है, हाँ फ्राइडे है, तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को ये क्लास होती है आपकी हिस्ट्री की। बाकी 2, 4, 6 में आपकी ज्योग्राफी क्लास होती है, मतलब कल जो होगी आपकी क्लास वो ज्योग्राफी की होगी, ठीक है ना। और एक क्लास में एक ही टॉपिक पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, गुड़ गोबर नहीं किया जाता। तबीयत खराब हो तो क्लास छोड़ दिया, बात अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बता दूं आपको कि जिस हिसाब से आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर आप कहीं और पे पढ़ेंगे जाके, पहली बात तो मिनिमम 50,000 रुपए ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है वो कोई 25-30,000 रुपए के नीचे पढ़ाता नहीं है। 25,000 रुपए लेता है, उसमें आधे आपको नोट्स पकड़ा देता है, बांस देता है और चले जाता है आदमी। बाकी प्रैक्टिस वगैरह आप ही करना पड़ती है, सब कुछ आप ही करना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको उससे कई गुना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, हर एक चीज आपको बताया जा रहा है। पैसे तो एक तरीके से मान चलिए कि अगर जितने दिन से ये बैच चलेगा, जितने हम आपको पढ़ाएंगे उसका ऋण नहीं चुका सकते हो कभी भी, ठीक है। चलो समझते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो खारवेल का शासनकाल का 13वां वर्ष, तो खारवेल ने अपने शासनकाल के 13वें वर्ष में क्या किया समझिएगा। इसने उदयगिरी, खंडगिरी पहाड़ियों को कटवाया, और पहाड़ियों को कटवाकर कुछ उदयगिरी में गुफाएं बनवाई और कुछ खंडगिरी में गुफाएं बनवाई, ठीक है बेटा, ओके ठीक। अब क्वेश्चन बनता है कि कुल उदयगिरी और खंडगिरी में कुल गुफाएं कितनी है। तो उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ियों को कटवा के टोटल 35 गुफाएं बनवाएंगे। 35 में 19 गुफाएं उदयगिरी में है और 16 गुफाएं खंडगिरी में है। उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से कुमारी पहाड़ियां कहा जाता था, कुमारी पहाड़ियां, ठीक है। उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ियों को शासनकाल के 13वें वर्ष काटकर टोटल 35 गुफाएं बनवाई गई। इन 35 गुफाओं में उदयगिरी पहाड़ियों से टोटल 19 गुफाएं बनी और खंडगिरी पहाड़ियों टोटल 16 गुफाएं बनी। अब क्वेश्चन बनता है कि बताइए उदयगिरी की गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा कौन सी है और सबसे सर्वश्रेष्ठ गुफा कौन सी है। तो याद कर लीजिए, रानी का नूर या रानी की गुफा। मैं 3-4 गुफाएं लिख दे रहा हूं उदयगिरी की, इंपॉर्टेंट। रानी का नूर या रानी गुफा सबसे बड़ी और सर्वश्रेष्ठ गुफा है। गणेश गुफा, हाथी गुफा, स्वर्गपुरी गुफा, हाँ, स्वर्गपुरी गुफा, हाथी गुफा, गणेश गुफा, मंचपुरी बताया था, मंचापुरी या मंचपुरी जो उसकी पत्नी ने निकलवाई थी, है ना, लड़ाक वंशी हत्ती सिंह की कन्या, है ना, मंचापुरी गुफा। जगन्नाथ गुफा, ठीक है ना। तो ये सारी गुफा जो लेख हैं ये सब किसकी है बेटा, उदयगिरी पहाड़ी की। किसकी बेटा, ये उदयगिरी पहाड़ी की है। जय विजय, व्याघ्र, ये सब इसकी है, ठीक है ना। खंडगिरी गुफा की आपको सिर्फ 3 याद करनी है। एक है नव मुनि गुफा, देव सभा गुफा, अनंत गुफा। नव मुनि गुफा, देव सभा गुफा, याद रखिएगा, नव मुनि गुफा, देव सभा गुफा, अनंत गुफा, ठीक है ना, अनंत गुफा। उदयगिरी की सबसे बड़ी गुफा है रानी की गुफा और खंडगिरी की सबसे बड़ी गुफा है अनंत गुफा। ये समझ में आ गया, क्लियर है बेटा, फटाफट बताइए। अच्छा अब क्वेश्चन समझिएगा, अब थोड़ा सा मेंस लेवल पे और बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया, राजा दुष्यंत और शकुंतला, याद रखिएगा, राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी हमको किस गुफा से मिलती है। राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी के चित्र हमको किस गुफा से मिलते हैं। तो आपका आंसर आएगा रानी गुफा से। मजा आएगी, देखो है, दुष्यंत और शकुंतला के जो चित्र हैं ये हमको किस गुफा से मिलते हैं। तो आपका आंसर आएगा रानी गुफा से या रानी के नूर से। क्वेश्चन पूछा जाए, उदयन और वासव दत्ता की प्रेम कहानी, उदयन और वासव दत्ता की प्रेम कहानी का पता या कहानी का चित्र आपको किस गुफा से मिलता है। तो गणेश गुफा। क्लियर बेटा, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 4 घोड़ों के रथों पर सूर्य भगवान और उनकी पत्नी बैठी हैं, ठीक है ना, उनकी 2 पत्नियां थी ना, ठीक है। तो हाँ, क्वेश्चन पूछा गया 4 घोड़ों के रथ पर सूर्य भगवान और उनकी 2 पत्नियों की जो मूर्ति का चित्र है वो कहाँ दिखाया गया है। तो आपका आंसर आएगा अनंत गुफा में। किसे बेटा, अनंत गुफा में। अनंत गुफा में एक और चित्र है जो लक्ष्मी जी का है, ठीक है ना। तो अनंत गुफा से हम लिख दे रहे हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं लक्ष्मी जी का चित्र या लक्ष्मी जी की मूर्ति और सूर्य, पत्नी, 4 घोड़े वाला रथ मूर्ति। क्लियर बेटा, फटाफट बताइए, यहाँ तक बात समझ में आई। हाँ बेटा, ये उदयन जो है ये कौशाम्बी वाला है, ये जो उदयन है ये कौशाम्बी वाला है जिसे जैन धर्म अपनाया था। ठीक है, तो ये हो गया। खारवेल का धर्म क्या था बताया, जैन धर्म का था, लेकिन वो सभी संप्रदायों सभी धर्मों को समान रूप से मानता था। उसने ब्राह्मणों को भी दान दिया, जैन धर्म के लोगों को भी दान दिया,
जैसे शासनकाल के 8वें वर्ष ब्राह्मणों को कर्म के भार से मुक्त कर दिया था, बताया था हमने आपको। जैन भिक्षुओं के लिए आवास यानी कि गुफाएं बनवाई थी, है ना। शासनकाल के 13वें वर्ष जैन धर्म के लोगों के विश्राम के लिए 75 लाख रुपए खर्च करके, है ना, बड़े बड़े भवन, बड़ी बड़ी गुफाएं और स्तंभ बनवाए थे। कुमारी पर्वत यानी कि इस उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ियों, है ना, कुमारी पर्वत के पास पाभार नाम के स्थान पर उसने जैन विहार का निर्माण करवाया था। क्लियर है? तो ये सभी चीजें आपको पता चल गई चेदी वंश यानी कलिंग नरेश या कलिंगाधिपति खारवेल के बारे में। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। फिर अगले टर्न पर मिलेंगे, एक नए वंश पर चर्चा करेंगे। उस वंश का नाम होगा वाकाटक वंश। क्या नाम होगा बेटा? वाकाटक वंश। फिर वाकाटक वंश के बाद मौर्योत्तरकालीन विदेशी हमले पर बात करेंगे। फिर कुषाण वंश पर आएंगे। एनसीडी हिस्ट्री समाप्त होने के कगार पे है, प्यार से समाप्त तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग जब जिद करते हैं ना जल्दी जल्दी पढ़ाइए, तो एक बार मन में आता है कि खींचे खत्म कर दें, जल्दी जल्दी पढ़ाएं, जल्दी खत्म कर दें। फिर मेरे मन में आता है यार 1 2 3 लोगों की सजा हम सबको क्यों दें? जिस माइंड मेकअप से पढ़ाना चाह रहे हैं, जिस माइंड मेकअप प्रेम से पढ़ाना चाह रहे हैं, पैसा मैटर नहीं करना हमारे लिए, आपको बताना चाहिए। ठीक है ना। तो जिस माइंड मेकअप से हम कह रहे हैं कि यार 3 दिन में हम 2 क्लास लें, या 2 दिन में 1 क्लास लें, या हफ्ते में 3 क्लास लें, हफ्ते में 1 क्लास लें, लेकिन जो क्लास लें वो बहुत प्रेम पूर्वक ली जाए कि हम बिल्कुल स्वस्थ हो, एकदम से सब कुछ सही हो, हाथ पैर को दर्द ना हो रहा हो, हर चीज माइंड से फ्रेश हो, एकदम से आपको पढ़ाए तो लगे कि पढ़ाया है, कोई चीज हमसे छूटे ना, कुछ इस हिसाब से पढ़ाया। लेकिन कभी कभी कोई बच्चा फोन करता है सर सिलेबस जल्दी कंप्लीट कराइए, सिलेबस जल्दी कंप्लीट करवाइए। ये जो आपने बैच लिए हैं ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये सब जो आपसे पढ़ रहे हो ना, धीमे धीमे है ना, वो प्रेम पूर्वक पढ़ने वाले। एक बार आप पढ़िए, फिर से आपने उसको रिवीजन कीजिए, लिखिए, खूब लिखिए, पिछले क्वेश्चन उठाइए। जैसे एनसीईआरटी सिस्टम जितनी पढ़ा दी आपको, तो इससे क्या कमी से क्वेश्चन बन रहे हैं, उसको लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, सोच डेवलप हो पा रही है, उसको उस पर ध्यान दो। ये नहीं कि टॉपिक वाइज मत पढ़ के चलो लेते हुए, कुछ नहीं हो पाएगा नहीं तो। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, फिर मिलते हैं।